जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज मंडे है और सबको पता है आज मंडे है, तो इसका मतलब ये है कि आज हमारा फिजिक्स का क्लास है, जिसमें हम फिजिक्स में प्रकाश के अपवर्तन को शुरू किए थे। प्रकाश के अपवर्तन में हमने अपेक्षिक अपवर्तनांक तक समझने का प्रयास किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझा था। और आज के वीडियो में हम अपवर्तन के नियम को समझेंगे। अपवर्तन का नियम क्या है, मतलब अपवर्तन का नियम जो होगा आपका, वो परावर्तन के नियम से कुछ मिलता जुलता होगा। अपवर्तन का नियम परावर्तन के नियम से मिलता है, लेकिन अपवर्तन और परावर्तन में अंतर सिर्फ इतना है कि परावर्तन किसी भी एक सतह से होकर गुजर जाती है। मतलब ये हुआ कि वो किसी भी मतलब कोई भी मिरर है, क्या है, कोई भी मिरर है या दर्पण है, तो वो उस पर पड़कर निकल जाती है। लेकिन परावर्तन में या अपवर्तन में क्या होता है कि एक सतह से किरण दूसरी सतह में जाता है और एक सतह से दूसरी सतह में जाने के बाद मुड़ता है या भागता है, इधर उधर जाता है, तो अब वो अपवर्तन होता है। ठीक है, तो अपवर्तन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन का मतलब होता है जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो या तो नॉर्मल के तरफ, मतलब कि अभिलंब के तरफ मुड़ती है, या तो अभिलंब से दूर की ओर मुड़ती है, या तो अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं। तो आज अपवर्तन के नियम को हम समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज अपने क्लास को हम शुरू करते हैं और अपवर्तन के नियम को जानने का प्रयास करते हैं कि अपवर्तन का नियम है क्या। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम है। सबसे पहले तो हम एक स्लैब बना लेते हैं। ये कांच का एक स्लैब है जहां से एक माध्यम से, ये हवा का माध्यम है, ये क्या है, हवा का माध्यम, और ये ग्लास का माध्यम, ये क्या है, ग्लास का माध्यम। जब भी प्रकाश की किरण आएगी इधर से, तो ये कौन सा, सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है? ये हवा जो है वो सघन माध्यम है कि विरल माध्यम है? तो आपको मन में आएगा कि ये सघन माध्यम या विरल माध्यम होता क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है। सघन माध्यम या विरल माध्यम, सघन माध्यम मतलब होता है कि जहां पर एकदम आराम से, मतलब पूरा घना वाला जहां पर इलाका है, उसको क्या कहते हैं, सघन माध्यम। और विरल मतलब जहां पूरा फैला हुआ हो, जहां पर हवा आसानी से जा सके, उसको कहते हैं विरल माध्यम। मतलब कि जब भी प्रकाश की किरण कहां से, विरल मतलब, विरल का मतलब नाम सुन के सोचिए विरल, तो जहां पर फैला फैला प्रकाश की किरण आसानी से ट्रेवल कर सके उसको क्या बोलेंगे, विरल। और जहां पर कष्ट से प्रकाश की किरण जाए उसको क्या बोलते हैं, सघन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सघन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये प्रकाश की किरण यहाँ, ये विरल माध्यम, और ये विरल से सघन की ओर जा रही है। किधर जा रही है, विरल से सघन की ओर, फिर सघन से विरल की ओर जा रही है। तो देखिए यहां पर हम क्या देखेंगे, अपवर्तन के नियम को समझते हैं। आपतित किरण, ये जो किरण आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये जो किरण जा रही है इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में है। मतलब देखिए, समझने का प्रयास करिए। ये आपतित किरण यहाँ आई, यहाँ पर आप यहाँ पर क्या हुआ, आपतन बिंदु बना। क्या बना, ये क्या है, ये आपतन बिंदु है, क्योंकि यहां से एक किरण आई और यहां पर आकर टकराई। तो यहां पर जब आकर टकराई तो ये क्या कहलाया, आपतन बिंदु कहलाया। ठीक, यहां से रे ऑफ लाइट जो है, लाइट का, प्रकाश का किरण पुंज जो है यहां से गया फिर से, तो यहीं पर से ही गया, मतलब यही परावर्तन क्या, बिंदु भी यही, परावर्तन बिंदु भी यही है। आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु और अपवर्तन किरण भी यहीं से निकल रहा है, यहीं से निकल रहा है। तो सब कुछ एक ही जगह पर गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तो पहला नियम हमको यही बोलता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, परावर्तन किरण सभी एक ही लाइन पर लाई करता है, सभी एक ही लाइन पर गिरता है। ठीक है, दूसरा नियम देखिए, किन्हीं दो माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण के जया और अपवर्तन कोण के जया का अनुपात, मतलब समझने का सिंपल समझना है कि साइन आई बाई साइन आर, क्या, साइन आर मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहने का मतलब ये जो आपतित किरण है इसका साइनी एंगल, मतलब ये वाला एंगल, साइन का एंगल, साइन एंगल थीटा का मतलब आपतन का साइन आई, मतलब ये वाला एंगल कौन सा एंगल हो जाएगा, आपतित किरण वाला एंगल हो जाएगा।
ये आपतन कोण हो जाएगा, और साइन आपतन कोण बराबर साइन परावर्तन कोण। साइन परावर्तन कोण या तो यहां वाला लीजिए या तो यहां वाला लीजिए, तो वो क्या किसके बराबर हो जाएगा, एक नियतांक के बराबर होगा। नियतांक मतलब होता है कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। तो साइन आई बाय साइन आर किसके बराबर हो जाएगा, नियतांक के बराबर हो जाएगा। इस चीज को समझ में आया। ये प्रकाश के दो नियम। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन बिंदु, परावर्तन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी एक ही समतल पर लाई करेंगे। ठीक है। दूसरा नियम बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि परावर्तन कोण का साइन एंगल, मतलब एंगल साइन, मतलब साइन आई बाई साइन आर क्या होगा, वो नियतांक के बराबर होगा। साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर होगा, तो नियतांक के बराबर होगा। तो अब चलिए हम आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि आगे हमें क्या कहना चाह रहा है। अब साइन आई बाई साइन आर एक नियतांक के बराबर है, तो ये आखिर कह क्या रहा है हमें, नियतांक है क्या, नियतांक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट का वैल्यू होगा क्या। तो भाई उस चीज को हमें देखना है। सबसे पहले एक स्लैब बनाते हैं, फिर से वही वाला। ये क्या है, एक स्लैब है मान लीजिए, और ये हवा का माध्यम जिसे हम एयर वन माध्यम दे दिए, और इसे दे देते हैं दूसरा माध्यम जिसे हम ग्लास का माध्यम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लास का माध्यम। इस चीज को देखिएगा, जब भी प्रकाश की किरण यहां पर आएगी तो प्रकाश की किरण क्या करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी, क्योंकि वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। कहां से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रही है, तो ये इधर की ओर मुड़ेगी, मतलब कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी। फिर यहां से अभिलंब से और जाएगी तो ये किधर, अभिलंब के परे मुड़ेगी, मतलब अभिलंब से दूर, क्योंकि वो सघन से कहां जा रही है, सघन से विरल की ओर जा रही है। कहां से जा रही है, सघन से विरल की ओर जा रही है। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हमें क्या देखना है इसमें, अब हमको बोल रहा है साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो एक नियतांक होता है। साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर नियतांक होता है। नियतांक का अर्थ है कि ये कांस्टेंट होता है, मतलब ये नीटा इसको हम बोलते हैं। इसको क्या क्या चीज से दर्शाते हैं, कांस्टेंट से दर्शाते हैं। तो साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड ड्यू टू वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक दूसरा किसके कारण, पहले के कारण। किसके कारण, पहले के कारण दूसरा का अपवर्तनांक। तो यही होता है इसका कांस्टेंट। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इससे हम आगे फॉर्मूला को, मतलब आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आखिर न्यूमेरिकल है क्या इसके ऊपर बेस। लेकिन इतना जान लीजिए साइन आई बाय साइन आर क्या होता है, अपवर्तनांक दूसरा का किसके कारण से, तो पहले के कारण से। तो इसको और अगर हम सॉल्व करके लिखे तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा, नीटा 2 बटे नीटा 1। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर फॉर्मूला है किसका, तो अपवर्तन के नियम, मतलब इसका अपवर्तनांक निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, अपवर्तनांक निकालने के लिए, या तो इसका एंगल निकालने के लिए अच्छा एक प्रॉपर फॉर्मूला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम परावर्तन के नियम का, अपवर्तन के नियम का एक कांस्टेंट का एक नीटा का वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर कोई फॉर्मूला पूछेगा, या इसको हम एक और नियम से जानते हैं जिसे स्नेल्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। तो आपसे अगर कोई पूछे स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो साइन आई बाय साइन आर बराबर कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या होता है, नीटा। और नीटा किसका, तो दूसरा का, किसके माध्यम, किसके कारण, तो पहले के माध्यम के कारण। उसे क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, और इस चीज को आगे अपने मतलब जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें हम इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग को जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में दैनिक जीवन का उपयोग, मतलब दैनिक जीवन में हमारा उपयोग क्या है, उस चीज को पहले समझते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, कुछ तथ्य को हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तथ्य को जानते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाशता विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि ये कौन सा माध्यम है, तो ये विरल माध्यम है, और ये कौन सा माध्यम है, तो सघन माध्यम है, क्योंकि हवा क्या है, चारों तरफ से फैला हुआ है। प्रकाश को सबसे आसानी कहां पर होती है जाने में, तो सबसे ज्यादा आसानी चलने में होती है हवा में। और हवा में जब प्रकाश की किरण चलेगी तो वो आसानी से चलेगी, तो वो कौन सा माध्यम हो गया, विरल माध्यम। और सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाएगी, तो वो किधर की ओर मुड़ेगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी।
और फिर सघन से विरल की ओर जाएगी तो वो किधर की ओर मुड़ेगी, अभिलंब से परे मुड़ेगी। तो इस चीज को याद रखना है। और फिर अगर दूसरा चीज ले तो सघन से विरल जाएगी तो किधर, अभिलंब के उधर मुड़ेगी। तो मतलब इसका क्या हुआ, उल्टा हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे प्रिज्म कहते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग खोल के सुनना है और अच्छे से समझना है। आखिर प्रिज्म होता क्या है, सबसे बड़ी बात। प्रिज्म एक 3D ट्रायंगल होता है। 3D ट्रायंगल कहने का मतलब चारों बगल का जिसका इस प्रकार से रहे, लेकिन वो 3D में रहे आपको। ठीक है, और वो कांच का बना हो, जिसको आप ऐसे देखें तो आर पार आपको नजर आ जाए, उसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो इस चीज को याद रखना है। तो किसी कोण पर झुके दो समतल, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। अब देखिए समझने का बात, ये क्या इस तरह से हमको सवाल, ये परिभाषा क्या बोला, किसी कोण, तो ये यहां पर क्या बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा। तो इस कोण पर झुका दो परावर्तक सतह जहां से हम आर पार किसी भी चीज को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इस चीज को याद रखना है, प्रिज्म क्या होता है। अब देखिए प्रिज्म में कुछ टर्म होता है, जैसे इसको PQ को हम क्या बोलेंगे, PQ को बोलेंगे आपतित किरण। RS को क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, PQ को आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। और तो और देखिए सबसे बड़ी बात, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से चलती है तो कैसे बनाती है, इस चीज को पहले देखते हैं। मान लीजिए ABC एक प्रिज्म है, ABC क्या है, एक प्रिज्म है। और जब प्रकाश की किरण चली तो ये कौन सा माध्यम, ये विरल माध्यम, और ये कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये विरल माध्यम हवा वाला और ये डेंसर माध्यम। तो ये आपतित किरण जब चली तो इसको जाना तो था इधर, इसको जाना तो था इधर, लेकिन ये मुड़ के किधर चली गई, इधर, क्योंकि वो सघन, विरल से किधर जा रही है, सघन की ओर जा रही है, विरल से सघन की ओर जा रही है। जब भी प्रकाश विरल से सघन की ओर जाती है तो किधर की ओर मुड़ती है, तो वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। इस चीज को याद रखना, किधर की ओर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो ये अभिलंब की ओर मुड़ा, फिर सघन से विरल की ओर गया, सघन से विरल की ओर गया तो देखिए अभिलंब यहां पर, तो वो अभिलंब से परे गया। तो हमने क्या देखा, यहां से ऐसे हमारा रे ऑफ लाइट गया, यहां से निकला और यहां से निकल गया ऐसे। लेकिन अब जो है एक इमेजिनरी टाइप से भी तो कुछ बनाया वो, जिसको जाना था। मान लीजिए ये प्रकाश की किरण को जाना तो था इधर, ठीक। अब इसको ये जब बेंड किया इधर, तो इधर भी तो कुछ रे ऑफ लाइट गया होगा, ऐसे ऐसे करके मुड़ा तो इधर भी कुछ रे ऑफ लाइट गया, फिर इधर भी कुछ रे ऑफ लाइट चला गया। क्योंकि ये पूरा 3D शेप में एक दूसरे से लाइट टकराएगा, हम यहां पर इमेजिन नहीं करवा सकते क्योंकि ये प्रैक्टिकल का विषय है। लेकिन फिर भी कुछ सोचने का प्रयास करिए कि मान लीजिए यहां पर क्या है, एक प्रिज्म रखा हुआ है, एक PQ, एक लाइट यहां से ऐसे गया और यहां से ऐसे मुड़ा, फिर ऐसे चला गया, क्योंकि ये विरल, ये सघन माध्यम, ये सघन, ये विरल, फिर विरल से सघन गया तो नॉर्मल से, नॉर्मल की ओर मुड़ा, और नॉर्मल के ओर मुड़ने के कारण फिर और जब सघन से विरल गया तो और क्या हुआ, नॉर्मल से परे, मतलब अभिलंब से परे मुड़ गया। अब देखिए, तो इसको तो जाना था इधर, लेकिन हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन खींच दें क्योंकि ये इधर मुड़ गया। फिर एक रे ऑफ लाइट इस पे जब टकराया तो एक रे ऑफ लाइट इधर चला गया, एक इधर चला गया। फिर इधर से जब निकला तो ये वाला जो इस पे टकराया तो एक लाइट इधर चला गया और एक लाइट क्या हुआ, इधर चला गया। और फिर जो है इसको जाना तो था इधर, लेकिन ये इधर मुड़ गया। चलिए ठीक है, लेकिन यहां पर कोई ना कोई तरह का एंगल बनाया होगा, एंगल TDF, ये वाला जो एंगल होगा ये कोई ना कोई एंगल बनाया होगा, और इसी को कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जिसे हम इससे दर्शाते हैं, डेल्टा से इसको दर्शाया जाता है, इसको कहते हैं विचलन कोण। और इसी पर अपवर्तक कोण निर्भर करता है कि अपवर्तक कोण कितना डेविएट करेगा, कितना विचलित होगा, वो इस पर डिपेंड करता है, इस अपवर्तन कोण पर। अपवर्तन कोण जितना इधर बनेगा उतना ही इधर आएगा, जितना ऊपर बनेगा उतना ही ऊपर उठेगा। मतलब जितना ज्यादा विचलित होगा वो भी परावर्तक सतह या परावर्तक किरण भी उतना ज्यादा विचलित होगा। तो इस चीज को याद रखना है कि TDF, ये वाला एंगल विचलन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन पर ही ये अपवर्तक कोण निर्भर करता है। क्या करता है निर्भर, अपवर्तक कोण निर्भर करता है। जितना ज्यादा विचलन उतना ज्यादा अपवर्तन, जितना ज्यादा विचलन उतना ज्यादा अपवर्तन। अच्छा, अब जब हम आगे चलते हैं तो फिर इसी का एक टर्म आता है प्रिज्म का, उसे कहते हैं लेंस। क्या बोलते हैं, लेंस। आप जो अभी अपने आंख में चश्मा पहने हुए हैं, क्या
तो इस प्रकार से क्या वो लेंस का प्रकार है। और उसी लेंस मतलब आज के रोजमर्रा जिंदगी में बिना लेंस का कुछ नहीं है, मतलब जो चीज है वो लेंस है, लेंस के बिना कुछ नहीं है। तो जैसे चश्मा हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब में ज़्यादातर लेंस लगा रहता है। मोबाइल के कैमरे में लेंस लगा हुआ है, आँख में लेंस लगा हुआ है, भगवान जो हमको भेजे हैं नेचुरली वो उसमें भी लेंस लगा के भेजे हैं। तो तरह तरह का लेंस है। तो लेंस सबसे पहले होता क्या है उस चीज़ को समझते हैं। मतलब पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा रहता है। ये क्या बोल दिया, दो निश्चित ज्यामिति सतह, मतलब क्या हुआ इसका, दो निश्चित ज्यामिति सतह कहने का मतलब हुआ कि ज्योमेट्रिकल शेप से घिरा हुआ रहता है। किससे घिरा हुआ रहता है, ज्योमेट्रिकल शेप से। अब ज्योमेट्रिकल शेप क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से, दूसरा ऐसे करके घिरा हुआ। तो दो तरह का शेप है, एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, तो इस तरह का शेप है। तो इसको क्या बोलते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। जिसका मतलब जिसका जो पारदर्शिक पदार्थ का टुकड़ा है, कौन सा पारदर्शिक पदार्थ, पारदर्शिक पदार्थ कहने का मतलब जिसको हम आर पार देख सके, उसका टुकड़ा है लेंस। और निश्चित ज्यामिति, निश्चित ज्यामिति कहने का मतलब एक प्रॉपर फिक्स शेप का है और वो ज्योमेट्रिकल शेप का है। चाहे वो देखिए अर्ध सर्कल है, अर्धवृत्त है, और ये भी अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त मिलकर क्या बना दिया, क्या बनाया, तो कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। ये कॉन्केव लेंस बना दिया, उत्तल बनाया, अवतल बनाया। तो इसी प्रकार का कुछ है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल लेंस होता है और एक अवतल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस होता है। उत्तल को कॉन्वेक्स कहते हैं और अवतल को कॉन्केव लेंस कहते हैं। तो चलिए अब उत्तल और अवतल के कुछ प्रकार को जानते हैं, उसके बाद आज के क्लास को एंड करेंगे और उसके बाद अगले क्लास में जानने का प्रयास करेंगे आखिर होता क्या है। ठीक है, तो मैं इधर का पोर्शन मिटा दे रहा हूं, तो उसके बाद आप देखने का प्रयास करिएगा कि किस प्रकार से आखिर ये उत्तल अवतल है क्या, उसे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तल क्या होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किनारे की अपेक्षा मध्य का भाग अधिक मोटा होता है। मतलब उत्तल लेंस का जो किनारा होता है उसके अपेक्षा उसका मध्य का भाग, ये वाला जो भाग होता है वो अधिक मोटा होता है। जैसे आप देखिएगा, पकड़िएगा कभी उत्तल लेंस को, जैसे आप देखे होंगे क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास, क्या मैग्नीफाइंग ग्लास जब भी आप धूप में ऐसे करके रखते होंगे तो किसी न किसी चीज को वो जला देता होगा। मैग्नीफाइंग ग्लास आप देखे होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास जिससे आप जलाते होंगे, कभी बचपन में अगर आपने यूज किया होगा तो किसी भी सतह पर जैसे कागज को ही आप रखते होंगे और वो क्या करता होगा, जला देता होगा, वो जला देता होगा किसी भी चीज को। तो उसका जब भाग को आप छुए होंगे तो बिचला भाग उसका मोटा होता है और किनारे वाला भाग, ये वाला भाग जो होता है उसका पतला होता है। उसी को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस का मध्य भाग पतला होता है और बाहरी भाग जो होता है मोटा होता है। इसको क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस के विभिन्न रूप है। उत्तल लेंस का विभिन्न रूप है, लेकिन उसमें तीन रूप को हम समझते हैं। सबसे पहला है उभय उत्तल, जिसको हम बाय कॉन्वेक्स कहते हैं। बाय कॉन्वेक्स कहने का मतलब क्या हुआ, उभय उत्तल कहने का मतलब जिसका दोनों सरफेस बाहर की ओर का है, जिसका दोनों परावर्तक सतह और अपवर्तक सतह दोनों बाहर से है, इस तरह से मुड़ा हुआ है, जिसका दोनों कॉन्वेक्से से बना हुआ, उसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस का पहला अब उभय उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभय उत्तल बोलते हैं। दूसरा समतो उत्तल। समतलो उत्तल किसको बोलते हैं, समतलो उत्तल मतलब प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स कहने का मतलब हुआ एक तरफ प्लेन मिरर और दूसरा तरफ कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। समतलो उत्तल क्या बोलते हैं, समतलो उत्तल। अवतलो उत्तल कहने का मतलब कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहने का मतलब एक तरफ इस तरह और फिर दूसरा तरफ इस तरह का, दूसरा तरफ इस तरह, और ये क्या कहलाता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। मतलब एक तरफ कॉनकेव वाला लेंस और दूसरे तरफ कॉन्वेक्स वाला लेंस, उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स कहते हैं। अवतलो उत्तल मतलब जिसमें एक भाग कॉनकेव का हो और एक भाग कॉन्वेक्स का हो, और ये सतह दोनों सतह परावर्तक हो या अपवर्तक हो, उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बोलते हैं। अब दूसरा आता है अवतल लेंस के रूप। अवतल लेंस का कौन कौन सा रूप है, तो अवतल का उभय उत्तल इसका भी होता है, तो बाय कॉनकेव जिसका दोनों सरफेस कॉनकेव का ही बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, उभय उत्तल। दूसरा समतलो उत्तल प्लेनो कॉनकेव मतलब एक तरफ इस प्रकार से और दूसरा तरफ भी इस प्रकार से बना होता है, इसको क्या बोलते हैं, समतलो उत्तल बोलते हैं। मतलब एक प्लेन मिरर का बना होता है और एक कॉनकेव मिरर का बना होता है, उसे समतलो उत्तल कहते हैं। और दूसरा उत्तला अवतल कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहने का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार से कुछ
सॉरी, इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से बना होता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉनकेवो कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहते हैं, मतलब सम उत्तलो अवतल, मतलब एक भाग कॉन्वेक्स का और एक भाग कॉनकेव का बना होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहते हैं। तो यही था हमारा आज का लेंस का वीडियो। अब हम आगे के वीडियो में लेंस में कॉनकेव का प्रतिबिंब को समझेंगे, कॉनकेव का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कॉन्वेक्स का कहाँ पर बनेगा, तो उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर नहीं आया तो जरूर अपने अपने कमेंट में कमेंट करें, फिर से अच्छे से समझा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।